तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अब यही सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे फ़ोटो किसकी लगी हुई है। ठीक है, बहुत बच्चों के सोच में ये आ रहा होगा कि जो पीछे व्यक्ति हैं धनुष बाण भी लिए हुए हैं, यहाँ पर बाण है, धनुष है, और ये व्यक्ति कौन है जो मेरे पीछे लगे हुए हैं स्क्रीन पर। इनके बारे में आप हमें भी जानेंगे। अभी उससे पहले मैं आपसे थोड़ा मुलाकात कर लेता हूँ, अब जान लेता हूँ। ठीक है, तो आप बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं देखिए बता देता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं वीडियो पर, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट करते हैं, हमसे कुछ पूछते हैं, कुछ डाउट अपने क्लियर करते हैं। तो देखिए ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको हम लाइव नहीं करा पाते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं। ये रिकॉर्ड वीडियो जो है सुबह को रिकॉर्ड होती हैं और शाम को ये डलती हैं, प्राइमर पे लग जाती है। तो जिन बच्चों का हम कमेंट का आंसर ना दे पाएँ तो कृपया वो ऐसा ना सोचें कि हम उनका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। निश्चित ही हम कमेंट देखते रहते हैं, हमें पता रहता है, हमारी टीम मेंबर हैं, अंकित सर हमारे टीम मेंबर हैं, वो आपके कमेंटों का आंसर देते रहते हैं। ठीक है, और जो वो नहीं बता पाते वो हमसे पूछ लेते हैं कि सर ऐसे ऐसे कमेंट आया है, वो बता दीजिए, तो हम बता देते हैं उसको। तो जो बच्चे ये सोचें कि कमेंट के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम कमेंट नहीं देख पाते हैं उस समय, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड हुई होती हैं उस समय और हम कमेंट कर भी नहीं सकते, केवल हमारे टीम मेंबर ही कमेंट करते हैं उस समय। ठीक है, तो हम निश्चित ही उस कमेंट का आंसर अगली वीडियो में दे देंगे आपको। ठीक है, जिसे कि कल एक वीडियो पे कमेंट, बच्चे का कमेंट आया था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो मैंने लाइव क्लास में उसका डाउट क्लियर कर दिया था। वहाँ पे उसका जो डाउट था कि सबसे पहले किसने चलाए थे, तो मैंने क्लास बताई थी कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, उसके बारे में मैंने बताया कि हिंद यवन जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये मैंने बताया था, याद रखना। अभी हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी के विषय में हम जान रहे हैं। मोहम्मद गोरी, गौर वंश। तो ठीक है, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के, काफ़ी टाइम हो जाता है फिर आप कहोगे कि सर तो बकवास ज़्यादा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बस चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, हमारा प्रयास यही है कि आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए, जहाँ पीला चलेगा, पीला दिखाई देगा, मैं वहाँ पीले से लिखने की कोशिश करूँगा, और जहाँ पर लाल दिखाई देगा मैं वहाँ पे लाल से लिखने की कोशिश करूँगा। तो हम बात करते हैं गौर वंश की। गौर वंश की बात करें तो देखिए गजनी के उत्तर में 200 मील दूर गौर वंश की स्थापना हुई। गौर वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गौर वंश की बात करें तो गौर वंश जो था आपका, गौर वंश, इसमें गजनी के 200 मील उत्तर में, कहाँ पर जी? गजनी के 200 मील, 200 मील उत्तर में, मील उत्तर में, उत्तर में गौर वंश की स्थापना हुई। गजनी तो आप जानते हैं गजनी कहाँ पड़ता है, गजनी, ठीक है, ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता था गजनी, और गजनवी वंश था वहां पे। गजनवी वंश की समाप्ति के बाद वहां पर एक गौर वंश आया। ये जो थे ये पूर्वी ईरान से गजनी आए। कहाँ से आए थे? जो गजनी गौर की बात करें तो ये पूर्वी ईरान से गजनी आए, पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र से। कहाँ से जी? पूर्वी ईरान, ठीक है, पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र से ये गजनी आए। ठीक है, क्षेत्र से गजनी आए। ठीक है, पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र से गजनी आए और यहीं पर रहकर के इन्होंने अपने गौर वंश की स्थापना करी। उसके बाद महमूद गजनवी की अधीनता में इन्होंने एक अलग, एक नया वंश चलाया, महमूद गजनवी की ठीक है, महमूद गजनवी जो था, मैंने बताया था गजनवी वंश, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की अधीनता में इन्होंने अपने आप को सरवाइव किया। ठीक है, महमूद गजनवी की अधीनता में, महमूद 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 गजनवी की अधीनता में, अधीनता में इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना करी जिसका नाम था गौर वंश। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी और कल मैंने महमूद गजनवी पढ़ाया था, और उसके बारे में मैंने बताया था कि अलपतगिन का एक पुत्र होता है, दो पुत्र होते हैं, इसहाक होता है और महमूद होता है। महमूद बड़ा बेटा होता है, इसहाक छोटा बेटा होता है, और दोनों में साम्राज्य को लेकर के दोनों में मतभेद होते हैं, दोनों के मध्य मतभेद होते हैं, दोनों फिर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में पराजय होती है किसकी? इसहाक की। इसहाक छोटा बेटा होता है, क्योंकि अल्पतगिन जो था, सॉरी सुबुक्तगिन, सॉरी सुबुक्तगिन, अल्पतगिन नहीं, सुबुक्तगिन जो था, सुबुक्तगिन,
सुपुक्तगीन के दो पुत्र थे, ABC आप याद रख लें, अल्पतगीन बलकतगीन सुपुक्तगीन। तो सुपुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक का नाम था इसहाक, ठीक है, इसहाक, और एक का नाम था महमूद गजनवी, महमूद। तो महमूद जो था इसका बड़ा बेटा था और इसहाक छोटा बेटा था, लेकिन जो सुपुक्तगीन था ये जो है अपने छोटे बेटे को ज़्यादा स्नेह करता था, ज़्यादा प्यार करता था, और इसी के एवज में ये अपने सारे साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी इसहाक को बना गया मरने के बाद। महमूद को यह बात अच्छी ना लगी, महमूद ने इससे युद्ध किया, युद्ध में इस संपत्ति को अपने अधीन कर लिया और एक नया वंश लाया, गजनवी वंश, ठीक है। उस गजनवी वंश के 200 मील उत्तर में, देखिए 1 मील बराबर जो होता है, 1 मील याद रखना, 1 मील, ठीक है, 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, आप याद रखना। एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स में क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर, याद रखना इस चीज़ को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद घोरी की। मोहम्मद घोरी की बात करें तो मोहम्मद घोरी, ठीक है, क्या की किसकी बात करें जी, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी, ठीक है। पीला दिख रहा है ना, बता देना अगर नहीं दिख रहा हो तो, वैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। मोहम्मद घोरी की बात करें तो मोहम्मद घोरी का जो जन्म हुआ था, मोहम्मद घोरी का जन्म लगभग 1149 AD में इसका जन्म हुआ। मोहम्मद घोरी का जन्म 1149 AD में हुआ था। इसके पिता का नाम था बहाउद्दीन शाम। क्या नाम था? तो जन्म कब हुआ था इसका? जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1149 में। कब हुआ था जी? 1149 AD में इसका जन्म हुआ। और इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था इसका, ठीक है, बहाउद्दीन शाम। बहाउद्दीन शाम इसके पिता का नाम था। शाम फर्स्ट, बहाउद्दीन शाम फर्स्ट इसके पिता का नाम था। और उसके बाद ये शासक बना। इसके वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन था, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी के वास्तविक नाम की बात करें तो वास्तविक नाम क्या था इसका? वास्तविक नाम था इसका शिहाबुद्दीन, ठीक है। ये पूछा जाता है कि शिहाबुद्दीन किसका नाम था, तो शिहाबुद्दीन की बात करें, शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन जो था इसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन था। और ये गजनी के उत्तर में ही इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है, जिसे हम गौर वंश के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। भारत में मुस्लिम सत्ता का इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना की जो बात रही थी कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने मुस्लिमों की वास्तविक सत्ता का संस्थापक भी है, तो उसका नाम मोहम्मद घोरी था। समाधि की बात करें तो इसकी समाधि जो बनी हुई थी, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि ये तो मैंने एक इमेज बताया था कि इमेज में थोड़ा सा लिख के बताया था कि कैसे कैसे मोहम्मद घोरी भारत आया, भारत आने का कारण क्या था, क्यों भारत पर इसने आक्रमण किए। तो देखिए इसके आक्रमण के दो कारण थे। पहला, ख्वारिजम जो शासक था, ख्वारिजम के शासकों ने खुरासान जीत लिया। पहली बात तो ख्वारिजम के जो शासक थे, ख्वारिजम, ठीक है, ये मध्य एशिया से थोड़ा अलग हट करके पड़ता है। तो ख्वारिजम के जो शाह थे, इन्होंने खुरासान को जीत लिया। खुरासान उस समय बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, खुरासान को इन्होंने जीत लिया। दूसरा, पंजाब पर आक्रमण करके उस क्षेत्र पर भी इन्होंने अधिकार किया। तो बहुत सारे इन्होंने पंजाब पर आक्रमण कर अधिकार करना चाहा और अधिकार करने की कोशिश करी। ये भी एक इनका कारण था कि ये चाहते थे कि इनको एक ऐसा क्षेत्र मिले जहां पर इनका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। उसी को लेकर के ये पहले गुजरात वाले क्षेत्र में आता है। अभी आप इसके आक्रमण कर पढ़ोगे, अभी पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण। चलिए आइए देखते हैं, जानते हैं इनके बारे में। आइए देखिए, इनका नाम है मोहम्मद घोरी, ठीक है। मोहम्मद घोरी आपने देखा होगा, मोहम्मद घोरी, देखिए ये नाम आपको दिख रहा होगा, मोहम्मद घोरी, ठीक है। देखिए शुरू करें बिना किसी देरी के। गौर जो था, गौर महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। गजनबी मैंने बताया ना अभी, गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना मैंने बताया था कहां पर हुई थी? गजनी से 200 मील उत्तर में, ठीक है। गजनी से 200 मील उत्तर में गौर वंश की स्थापना हुई थी। 200 मील उत्तर में, अभी मैं बता के निपटा हूं, बिल्कुल कहते 200 मील उत्तर में, ठीक है, उत्तर में गजनी से 200 मील उत्तर में गजनी के अधीन ही 200 मील उत्तर में गौर वंश की स्थापना हुई थी। एक साम्राज्य हुआ था, छोटा सा साम्राज्य हुआ था। 1173 ईडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी गौर का शासक बना, ठीक है।
शहाबुद्दीन इसका नाम था, वास्तविक नाम इसका शहाबुद्दीन था। मैंने पता है ना, बहाउद्दीन इसके पिता का नाम था, बहाउद्दीन शाम इसके पिता का नाम था। और गजनी में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर, गौर वंश का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 एडी में किया था। कब किया था जी? 1175 एडी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। यही वाला आक्रमण सबसे पहला आक्रमण था। और वो भी किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान जो था, मुल्तान के विरुद्ध, मुल्तान एक छोटा सा क्षेत्र था, उसके विरुद्ध इसने शासक किया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद इसने डेरा इस्माइल खां से होता हुआ इसने फिर सिंध पर आक्रमण किया। तो सिंध पर अधिकार कर लिया। यहां से ये कहाँ गया था? मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद इसने अपना मार्ग बदला, और मार्ग में एक मार्ग पड़ता डेरा इस्माइल खां। डेरा इस्माइल खां एक मार्ग पड़ता है, और उस मार्ग से होता हुआ ये सिंध की तरफ बढ़ा, और इसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया, याद रखना जी, सिंध पर आक्रमण कर अधिकार किया। आक्रमण कर अधिकार किया। यहाँ के शासक को भी इसने पराजित कर दिया। तो अब इसने मुल्तान और सिंध दोनों को जीत लिया, क्योंकि मुल्तान और सिंध पहले से ही दो जो थे, ये मुस्लिम साम्राज्य थे जो चलते आ रहे थे। क्योंकि अरबों के आक्रमण के समय यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हो गई थी, तो मुल्तान के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। और यहाँ से फिर ये एक मार्ग पड़ता है जिसका नाम था डेरा इस्माइल खां, ये ठीक है, सिंध आने का रास्ता था। तो यहाँ से सिंध आया, और सिंध पर आक्रमण कर उस क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। किसने? नाम क्या था इसका? मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलिए। उसके बाद इसने देखा कि क्यों ना मैं अपना विस्तार भारत की तरफ करूं, जबकि ये भी भारत का हिस्सा ही था। क्योंकि आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत था ये दो भागों में बट गया था। ठीक है, एक पाकिस्तान था 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे लॉजिक लगाएंगे कि जी पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जी बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी मना नहीं कर रहे। एक पाकिस्तान एक भारत था। ठीक है, भारत, देखिए दोनों ही एक समय पर आज़ाद हुए थे। दोनों ही 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। लेकिन क्या कि भारत में थोड़ा सेलिब्रेशन बहुत लेट हुआ था। लोगों तक जो जानकारी पहुंचनी थी वो बहुत बाद में पहुंची थी। अगले दिन जानकारी पहुंची थी कि हम आज़ाद भी हो गए। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे कि जिनको 3-3, 4-4 दिन तक पता ही नहीं था कि हम आज़ाद भी हो गए हैं। कुछ और भी ऐसी रियासतें थी जिनको पता ही नहीं था कि 1 महीने तक कि हम आज़ाद हो गए। वो गुलामी में जी रहे थे उस समय तक भी। ठीक है, बाद में पता चलता, और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया था हमने इसको, स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। इसीलिए इसी वजह में 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे। और हर साल 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र लागू हुआ था। और हम तभी से क्या मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी से हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, 3 हमारे राष्ट्रीय दिवस होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। ये हमारे 3 राष्ट्रीय दिवस होते हैं, याद रखना। इन्हें राष्ट्रीय त्यौहार भी कहा जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार है हमारे, ये राष्ट्रीय दिवस हैं, ये राष्ट्रीय त्यौहार भी हैं। ठीक है, 3 यही हैं। ठीक है, और कोई नहीं है। नेशनल फेस्टिवल हमारे कौन से हैं? 3 हैं। नेशनल फेस्टिवल की बात करी जाए तो नेशनल फेस्टिवल हमारे 3 हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद मोहम्मद गोरी को कुछ महत्वता समझ में आई, और वो सीधा कहाँ की तरफ बढ़ा? जब इसने सिंध पर आक्रमण कर लिया, तो देखिए आप देखेंगे कि सिंध वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो सीमाएं लगती हैं वो गुजरात वाले क्षेत्र से लगती हैं। और गुजरात वाले क्षेत्र से इसने क्या काम किया? सिंध से होता हुआ गुजरात में इसने प्रवेश किया, और गुजरात वाले क्षेत्र में। लेकिन ये एक चीज भूल गया था कि भाई साहब, गुजरात में जो था, गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था, और मूलराज द्वितीय यहाँ का शासक था। मूलराज द्वितीय यहाँ का शासक था। लेकिन ये एक बात भूल चुके थे कि यहाँ के चालुक्य वंश का शासक, मूलराज का शासन है, वो भी गुजरात में, गुजरात वाले क्षेत्र पे, पाटन। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या था कि मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 एडी में पाटन पे हुआ। पाटन गुजरात की, ठीक है, गुजरात में शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। इनकी राजधानी पाटन थी। अब इसने पाटन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन हुआ क्या था कि मूलराज जो थे उस समय दूसरी जगह गए हुए थे। लेकिन उनका भाई बहुत महत्वपूर्ण था, उसके भाई का नाम था भीम। तो भीम जो था, भीम सेकंड, ठीक है, मूलराज द्वितीय, इसके भाई का नाम था भीम। तो भीम ने यहाँ पर युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में भीम की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। तो 1178 एडी में भारत में सबसे पहली हार जो थी वो किसके विरुद्ध हुई थी? मोहम्मद गोरी जो हारा था वो चालुक्य वंश के शासक के विरुद्ध हारा था। भीम ने इसको पराजित किया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 एडी में पाटन
यानी गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीमा यानी भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह पराजित किया था और उस समय इस अभियान का जो नेतृत्व करी थी इसकी माँ थी, ठीक है। स्थान था कायद्रा। कायद्रा नामक स्थान पर इसकी कायद्रा एक स्थान पड़ता है, ठीक है। आबू पर्वत है, आबू पर्वत, कभी आप जाइए आबू पर्वत पर, आबू पर्वत के पास एक जगह है कायद्रा, ठीक है। कायद्रा, कायद्रा एक जगह का नाम है। इस स्थान पर भीम ने इसको पराजित किया और इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था एक महिला यानी इनकी माँ थी, भीम की माँ, ठीक है। तो इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो भीम यानी मूलराज की माता, भीम की माता, भीम द्वितीय की माता, ठीक है। माँ नाम था इनका नायिका, नायिका, नायिका ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। याद रखना जी, इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? नायिका ने। तो नायिका ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी ने सोचा अरे भाई ये तो क्या हो गया, हम तो सेना लेकर आए थे, युद्ध करने के लिए आए हैं, हुआ क्या, हम तो पराजित हो गए। अब इसने क्या काम करा, अपना मार्ग बदल दिया, मार्ग बदल कर भाग गया पंजाब की तरफ। पंजाब में पहले इसने लाहौर पर कब्जा किया, उसके बाद पंजाब वाले क्षेत्र से होते हुआ सीधा कहाँ आया, पंजाब वाले क्षेत्र पर अधिकार किया। और जब उस समय पंजाब और दिल्ली की सीमाएं आपस में लगने लगी, यानी मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्र और उस समय दिल्ली पर जो शासन था, उस समय पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका शासन था। ये शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली पर और इनके राज्य की सीमाएं और उसकी सीमाएं आपस में मिलने लगी। जब सीमाएं आपस में मिलने लगी तो उस समय युद्ध होना संभव था, ठीक है। अब देखिए आगे बताएंगे, अभी देखिए उसके बाद मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई, ठीक है। लेकिन उससे पहले मोहम्मद गोरी ने अभी यहाँ पर युद्ध भी किए थे। कौन कौन से युद्ध किए थे देखिए। 1178 में तो पराजित हुआ, 1178 एडी में इसको किसने पराजित किया था, ईस्वी में इसे पराजित किया था भीम ने। किसने किया था? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया था। भीम द्वितीय कौन था ये, ठीक है, चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक था, शासक मूलराज, ठीक है, मूलराज द्वितीय का भाई, मूलराज सेकंड का भाई था जिसने इसको पराजित किया था, ठीक है। मूलराज सेकंड का भाई था भीम द्वितीय। इसकी मां थी नायिका और नायिका ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। कहाँ जी? आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर इसका नेतृत्व किया था और कायद्रा नामक स्थान पर, ठीक है, कायद्रा, कायद्रा नामक स्थान पर इस युद्ध का नेतृत्व किया था और इसमें भीम की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद इसने मार्ग बदल दिया, अपना मार्ग बदल करके कहाँ पहुंच गया था, मार्ग बदल करके ये पंजाब की तरफ गया। पंजाब, पहले लाहौर को जीता, उसके बाद फिर पंजाब आया और पंजाब और दिल्ली की सीमाएं आपस में लगने लगी, पंजाब और दिल्ली की सीमाएं, क्योंकि पंजाब पर जो अधिकार था, पंजाब पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। पंजाब वाले क्षेत्र पर जो अधिकार था, पंजाब पर अधिकार ये मोहम्मद गोरी का था और दिल्ली पर उस समय जो शासन चल रहा था, दिल्ली पर जो वंश था वो था चौहान वंश। तो चौहानों की और इनकी दोनों की आपस में सीमाएं टकराने लगी तो युद्ध होना संभव हुआ। और इस युद्ध में फिर उसके बाद एक मैदान पड़ता है जो हरियाणा में पड़ता है, आपने सुना होगा उस युद्ध का नाम, ठीक है, तराइन नामक एक स्थान पर 1191 एडी में, 1191 एडी में, कितने में जी, 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1191 ईस्वी में, ठीक है, तराइन के मैदान में, तराइन के मैदान में दो सेनाएं थी, एक पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और दूसरा मोहम्मद गोरी, ठीक है जी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इसको तृतीय भी बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा भी इसे कहते थे, राय पिथौरा, ठीक है, राय पिथौरा भी इसे कहा जाता था, तो याद रखना राय पिथौरा। इन दोनों की सेनाएं आपस में तराइन के मैदान, यानी हरियाणा में पड़ता है ये, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है तराइन का मैदान। इस युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने आई और तराइन का पहला युद्ध हुआ। उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी हारा और ये मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी हार थी। क्या थी जी? दूसरी हार, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी ये 1179 एडी में फिर से एक आक्रमण करता है, ठीक है, पहले पेशावर पे, फिर सियालकोट गया, ठीक है, ये इसका आक्रमण था भारत में, बाद में बात करेंगे, ठीक है।
उसके बाद 1191 AD में ये तराइन का युद्ध हुआ, इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद घोरी की हार हुई थी। जीत किसकी हुई थी? जीत की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद घोरी की हार हुई थी। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी पराजित हुआ। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद घोरी इस युद्ध में हार गया था, तो उसके बाद ये यहाँ से सीधा कहाँ चला गया था? गजनी चला गया था, और इसने वहाँ पर एक सप्ताह के लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। सोच में पड़ गया कि मैं कैसे हारा, मैं कैसे बदला लूँ इससे, ठीक है। उसके बाद 1192 AD में, ठीक है, 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है जी। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। उस युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में जगह भी सेम थी, प्लेस भी सेम था, सब कुछ सेम था। वो एक आपने गाना सुना होगा, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। अब यहाँ पे आप ये याद रख लेना, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट ईयर फिर से आया 1192 AD में फिर से आया, और युद्ध वही था, तराइन का युद्ध था, तराइन का मैदान था। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी, ठीक है, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य पृथ्वीराज चौहान के मध्य फिर से युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। क्योंकि देखिए इस समय जो ये आया था जब 1192 में, तो अपने अपने साथ ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति लेकर आया था। उसमें 3 महत्वपूर्ण सैनिक थे इसके, ठीक है। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक व्यक्ति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी इसके साथ आया था। किसके? मोहम्मद घोरी के साथ। एक का नाम था ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, और एक का नाम था नासुरुद्दीन क्वाचा। ये 3 इसके बहुत महत्वपूर्ण गुलाम थे जो इसके साथ उस समय भारत आए, और इनमें से इन तीनों ने इसको यानी पृथ्वीराज चौहान जी को हराया, और इनका बहुत दूर तक पीछा भी किया था, ठीक है। सिरसा तक इनका पीछा किया था, पकड़ करके इनकी हत्या कर दी थी। ये इन तीनों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक उसी समय इसके साथ आया था। माना जाता है कि ये अपनी सेना को प्रतिष्ठित करके लेकर आया था, कुछ अलग ही रणनीति बनाकर लेकर आया था कि इस बार मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है और भारत में अपने अपने वंश की स्थापना करनी है। और इसे इसलिए वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि ये मुस्लिमों का वास्तविक संस्थापक था भारत में। अब तक जितने भी आए जीता छोड़ के चले गए, जीता छोड़ के चले गए, लेकिन इसने यहाँ पर एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करी, इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करी थी। नाम था इसका मोहम्मद घोरी, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। क्योंकि महमूद गजनवी के बारे में आपने पढ़ा है, महमूद गजनवी 17 बार आया, आक्रमण किया, यहाँ से लूटा और सीधा चला गया, यही था उसका काम। लेकिन इसने एक साम्राज्य बनाया, और इसी का परिणाम आप पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत के विषय में, क्योंकि यही होता है, इसके गुलाम होता है, नाम होता है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होता है। लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। चलिए, तो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 AD में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, क्योंकि मोहम्मद घोरी का साथ इस समय देखिए एक शासक था, ठीक है, नाम था उसका जयचंद। जयचंद जो शासक था, जयचंद ने इसका साथ दिया था मोहम्मद घोरी का। कहते हैं ना घर का विधि लंका ढाए, वो वाली कहानी। इसने बताया था कि आप कैसे हराना है। तो इस युद्ध में जयचंद ने इसकी सहायता करी थी। मोहम्मद घोरी की सहायता करने का उसका कारण भी था। वो कारण ये था कि इसकी पुत्री थी जयचंद की संयोगिता, उससे प्रेम संबंध थे, पृथ्वीराज चौहान जी के संबंध थे, और उसके बाद नहीं चाहता था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करूं। तो कहते हैं ना कि पड़ोसी को कटवा रहा था, तो ये इसके साथ थे। गहड़वाल वंश का शासक था जयचंद, और इसने साथ दिया था मोहम्मद घोरी को। लेकिन मोहम्मद घोरी ने उसको भी नहीं बख्शा। कैसे जी? देखिए आइए बताता हूँ कैसे। मोहम्मद घोरी जब भारत में था तो उस समय जयचंद ने कहा कि मोहम्मद घोरी से कि भैया आपने युद्ध कर लिया, आपने जीत लिया, तो आप वापस जाओ। मोहम्मद घोरी बोले अच्छा, हमें भगाने वाले तुम कौन होते हो? भाई तुम्हारी थोड़ी चलेगी, हम यहाँ आए हैं, हमारी चलेगी अब। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले एक युद्ध और हो जाए तुमसे। मोहम्मद घोरी से कहा कि मोहम्मद घोरी ने कहा जयचंद से कि एक युद्ध हो जाए तुमसे, जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा। जयचंद को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, बोले ठीक है युद्ध हो जाए।
जयचंद अपने सेना लेकर आ गए चंदावर के युद्ध में, ठीक है, चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, 1194 एडी में चंदावर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अब जयचंद भी चुप, जयचंद को वहीं पे खत्म, ठीक है, तो याद रखना। तो 1194 एडी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, 1194 से हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई थी, और यहीं से पूरी तरीके से यहीं से भारत में गौर वंश की स्थापना होती है, और यहीं से पड़ जाती है दिल्ली सल्तनत की नींव, ठीक है। चलिए, तो आज से उसके बाद देखिए इसकी जो हत्या हो गई थी मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईडी में इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करी गई थी उस समय एक कैंप में लेटा था, अपने टेंट में लेटा था, तंबू में लेटा था। उसी समय कोई पीछे से कोई व्यक्ति आया और छुरा मार करके इसकी हत्या करके भाग गया। अचानक इसकी हत्या हुई थी 1206 ईडी में, और 1206 ईडी में हत्या हुई थी, तो उसके बाद इसके जो गुलाम थे उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज मोहम्मद गोरी आपको अच्छे समझ आया होगा, और दिल्ली सल्तनत नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और दिल्ली सल्तनत को देखना ना भूलें, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम मध्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं, और यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्यों दिल्ली सल्तनत आए, क्यों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, क्यों अफगानी आए। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे अफगानी आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखेंगे तुर्क आपस में लड़ रहे थे। फिर मुगल आते हैं, मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखना। अब आप क्लास मिस ना करें, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जो लोग आपको पेड कराते हैं वो हम यहाँ पे फ्री करा रहे हैं बिल्कुल आपको। आप जुड़ के तो देखिए, आप नोट करते चलिए, यहाँ से बाहर आपको कहीं नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।